हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के बारे में, जो कि है क्लास 12th का लेक्चर नंबर 1। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ टॉपिक्स के बारे में। इसके बाद अभी 14 से 15 लेक्चर और आएंगे इस चैप्टर के ऊपर। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 1 से, जहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, और इलेक्ट्रिक चार्ज के सारी यूनिट भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है किसी मैटर की। कह सकते हो कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल एनी अदर मैटर। मतलब किसी भी चार्ज की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये किसी मैटर को या तो अट्रैक्ट करेगा या किसी मैटर को रिपेल करेगा। ठीक है, समझ में आया इतना? एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके तहत क्या करेगा, कोई मैटर किसी दूसरे मैटर को या तो अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, या फिर किसी मैटर को खुद से दूर करेगा, यानी कि रिपेल करेगा खुद से, यानी कि उससे दूर भगाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक तरीके का इलेक्ट्रिक चार्ज। और इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक तरीके का ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जिसके ऊपर हम लोग फर्दर रिसर्च नहीं कर सकते हैं, यानी उसकी खुद की फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? किसी भी मैटर की एक खुद की फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। ठीक है, अब जैसे हमारे पास दो चार्जेस हैं। ठीक है, अगर दो चार्ज हमारे सेम साइन के, मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है प्लस और दूसरा भी हमारा है प्लस, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को लाइक चार्जेस हैं, तो लाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और वही जगह अनलाइक चार्जेस हो जाए, जैसे कि ये एक यहाँ पर प्लस हो जाए और यहाँ पर एक माइनस हो जाए, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो यही होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर कोई एसआई यूनिट बोले तो बोल सकते हो जो हमारा चार्ज होता है उसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है I इंटू टी। क्यू इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। अब I क्या है? करंट। तो करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर सेकेंड। तो ये बोल सकते हो कि चार्ज की यूनिट है, लेकिन जो एसआई यूनिट होती है चार्ज को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कूलाम, यानी 1 एम्पियर सेकेंड इक्वल टू 1 कूलाम। तो एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की? एसआई यूनिट हमारी हो जाएगी कूलाम। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए भाई, चलो आगे बढ़ जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि आखिर जो हमारे चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, देखो तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? चार्ज क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है? चार्ज हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि ये स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगी। मतलब मान लो हमारे पास दो चार्ज है, एक हमारा है Q1 चार्ज जो हमारा कितना है, मान लेते हैं 10 कूलाम है, और हमारे पास एक चार्ज है Q2, उस पर हम मान लेते हैं कितना चार्ज हमारे पास 4 कूलाम है। तो अगर इन दोनों चार्जेस को हम ऐड करेंगे, ऐड करना चाहे तो कैसे करेंगे? जैसा कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो सीधी सी बात है, क्या करोगे, 4 कूलाम प्लस 10 कूलाम। जैसे हम लोग इसको 4 कूलाम प्लस 10 कूलाम करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हमारी आ जाएगी सीधी सी 14 कूलाम, यानी ये स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगी, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज, किसी बॉडी पर जो चार्ज होती है वो इंटीग्रल मल्टीपल होती है किसकी? फंडामेंटल चार्ज की। यानी किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है फंडामेंटल चार्ज का। फंडामेंटल चार्ज क्या है? फंडामेंटल चार्ज इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी जो चार्ज किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर का जो चार्ज होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर का जो चार्ज होगा, यानी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, वही हमारा क्या होता है? फंडामेंटल चार्ज होता है। वो हमारा क्या होता है? फंडामेंटल चार्ज होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बताओ। फॉर्मूला ये बन जाएगा कि विच इंप्लाइज दैट कि चार्ज ऑफ द बॉडी, जो किसी भी बॉडी की चार्ज होती है, इंटीग्रल मल्टीपल, यानी स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है? एक इंटीजर है जो क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 इंटीग्रल। तो हमने एक इंटीग्रल वैल्यू ली स्मॉल एन। तो किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है फंडामेंटल चार्ज का। फंडामेंटल चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज। तो Q इक्वल्स टू एनी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। और यहां पर ये देखो, चार्ज प्लस भी हो सकता है माइनस भी। क्यों? क्योंकि जो चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ द प्रोटॉन। बस फर्क कितना है कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज होता है वो कितना होता है? वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, ये माइनस में होता है, और जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वो क्या होता है? वो प्लस में होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, या फिर जो भी बोलो। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज सेम है, बस फर्क है मैग्नीट्यूड में, जो कि है साइन का डिफरेंस। प्रोटॉन का चार्ज प्लस में होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और
प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, प्लस में होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, प्रोटॉन का, और इलेक्ट्रॉन का निगेटिव में होगा। तो क्या कह सकते हैं, किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है फंडामेंटल चार्ज का। एनी यानी कोई भी बॉडी होगी उसके ऊपर चार्ज किस फॉर्म में होगी, इंटीग्रल फॉर्म में होगी। जैसे कि जो बॉडी के ऊपर चार्ज होगा एन क्या होगा, कोई भी इंटीजर, मान लो 2 है तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इस फॉर्म में होगा। ऐसा कभी नहीं लिख सकते कि चार्ज हमारा 1.5, एन की जगह हमेशा इंटीजर रखना पड़ेगा इंटीग्रल फॉर्म में, या तो 2e चार्ज होगा या 4e चार्ज होगा या 6e चार्ज होगा। ऐसा कोई भी चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकता जहां पर हम क्या करें 1.5 वगैरह, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो चार्ज किस फॉर्म में होगा, या तो 2e ले लो, 4e ले लो, 5e ले लो, यानी इंटीग्रल फॉर्म में हमेशा चार्ज लेना है हमको, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि चार्ज जो होता है वो हमेशा मास के साथ एसोसिएट होता है। यानी अगर कोई बॉडी है अगर उसके पास, ठीक है, अगर हम कह सके, इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर बॉडी के पास मास है तभी चार्ज होगा, ठीक है। यानी कि बिना मास के चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी बॉडी का मास ही नहीं तो वहां चार्ज पॉसिबल है ही नहीं। चार्ज हमेशा मास के साथ आएगा, लेकिन मास इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होता है। जरूरी नहीं कि किसी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज नहीं है तो ऐसा जरूरी नहीं कि उस बॉडी का मास ना हो। बॉडी का मास हो सकता है, भले ही उस बॉडी के ऊपर चार्ज ना हो, लेकिन अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है तो पक्का उस बॉडी के पास मास है। यानी कि चार्ज जो होता है वो हमेशा मास के साथ एसोसिएट करता है। अगर मास नहीं है वहां तो चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि हम दो बॉडीज यहां पर बना लेती हैं, ठीक है। हमने कहा कि हमने यहां पर दो बॉडीज बनाई, एक हमारी ये बॉडी हो गई, फिर हमने एक और बॉडी यहां पर बनाई और ये बॉडी यहां पर, ठीक है। फिर हमने कहा कि हमने इस बॉडी में से इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी होगी, ठीक। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स गए तो ये निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हो जाएगा। सीधी सी बात है, ये क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज बॉडी होगा। मान लेते हैं हम जो हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ है बॉडी नंबर ए से बॉडी नंबर बी में, वो कितना हो गया है, उसको हमने मान लिया कि हमने कहा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इनटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यही होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इतना मास हमारा जो है गया, कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने हमारे लॉस हुए इनटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा क्या होगा m डैश, यानी कि जो मास हमारा ट्रांसफर हुआ है। तो मास ऑफ ए बॉडी क्या हो जाएगी, मास ऑफ ए बॉडी हो जाएगी m डैश, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो जो समझ में, पहले इतना नोट करो तब आगे देखते हैं। ऊपर का नोट करो, वॉइस क्लियर नहीं है क्या भाई, हेलो हेलो हेलो, वॉइस क्लियर है, स्क्रीन में मुझे दिक्कत क्यों लग रही है, ओके भाई, पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ, समझ में आ रहा है चीजें, ठीक है। तो हेलो हेलो हेलो, वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है कि नहीं भाई, बोल 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 बोल, आ जाए, चलो देखते हैं। हाँ क्लियर है, हाँ देखो हमने कहा, अब देखो कि जो मास ऑफ, क्या लिखा मैंने, अरे यार देखो, जो मास ऑफ ए है वो क्या है, पहले इसका कुछ मास होगा, उसमें से इतना मास निकल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इतना जो है मास निकल गया है। तो बोल सकते हो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर हमने कहा m माइनस m डैश, क्योंकि इसमें से इतना निकल गया। और जैसे हम मास ऑफ बी में आएंगे, मास ऑफ बी बॉडी में क्या होगा, इसका भी कुछ मास होगा, ठीक है, प्लस उसमें क्या हुआ, उसमें इतना मास ऐड हो गया, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, यानी चार्ज का ट्रांसफर हुआ तो मतलब मास का भी ट्रांसफर हुआ, यानी कि चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएट कर रहा है, ये इसका मतलब है। तो यहाँ क्या हो जाएगा m प्लस NMe, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा m प्लस NMe। तो नोट करो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट करो, लो भाई नोट करो भाई, समझ में आ गई कि नहीं चीजें, आओ भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, चलो हटावे, चलो चलो चलो, कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। यहां पर क्या है कि जो चार्ज होता है वो इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट का मतलब क्या है कि चार्ज जो होती है, किसी भी बॉडी की जो चार्ज होती है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करती, यानी किसी बॉडी की स्पीड चाहे लाइट की तरह भागे, मतलब किसी बॉडी की स्पीड कितनी भी बढ़ा दो, 40 किलोमीटर पर सेकंड भागे या 60 किलोमीटर पर आवर से भागे,
जिस बॉडी के ऊपर अगर चार्ज 2 कूलाम पहले था तो बाद में भी 2 कूलाम भी होगा। यानी कि जो चार्ज होती, जो किसी बॉडी का चार्ज होता है वो कभी भी बॉडी के स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, वो कांस्टेंट रहेगा। मान लो, इसका मतलब ये है कि मान लो हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, इस तरीके से, इसका हमने जो है स्पीड जो है हमने v वेलोसिटी से कर दिया। अब मान लो अभी रेस्ट में है, अभी ये मान लो रेस्ट में है, ठीक है, ये जो बॉडी हमारे पास ये कैसी है, ये रेस्ट में है, ठीक है, और मान लो इसके ऊपर चार्ज q है। फिर तुमने कहा कि चलो एक काम करते हैं, ये जो बॉडी है इस बॉडी को हम लोग फिर चलाते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग v वेलोसिटी से भगा देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग जो है v वेलोसिटी से भगा देते हैं। तो क्या होगा, चार्ज बदल जाएगा क्या, चार्ज सेम रह जाएगा। यानी कि जो चार्ज है वो सेम रह जाएगा, यानी चार्ज ऑफ द बॉडी नेवर डिपेंड अपॉन द स्पीड। जो बॉडी की चार्ज होती है वो कभी भी स्पीड पर डिपेंड नहीं करती है, ये हमने सीख लिया। लेकिन जो मास होती है किसी बॉडी की, जो किसी बॉडी की मास होती है वो स्पीड पर डिपेंड कर जाती है। कैसे, ऐसे लिख सकते हो, जो मास का फॉर्मूला होता है वो होता है m इक्वल्स टू क्या होता है, m नॉट अपॉन मास का फॉर्मूला क्या निकल करके आता है, ये निकल करके आता है m नॉट अपॉन 1, यार यहाँ आएगा ही नहीं, कहाँ लिखे इसे, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख लेते हैं। जो हमारा मास का, जो हमारे मास का फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, वो होता है m नॉट अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक, मतलब समझ रहे हो इसका, इसका मतलब ये है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब भी हम किसी बॉडी के स्पीड में चेंज लाते हैं तो उसके मास में भी चेंज आता है। v क्या है, बॉडी की स्पीड, जिसको जो मोशन में चल रही है, और c क्या है, लाइट की स्पीड। अब जैसे हमारी बॉडी, हम कितना भी भाग लें, ये हमारी वेलोसिटी होगी, नीचे लाइट की स्पीड, तो हमारे मास में तो चेंज हो ही नहीं पाता क्योंकि मास इतना ज्यादा है और लाइट की स्पीड के हिसाब से हमारी स्पीड भी कम होती है, तो हमारे मास में जो चेंज होता है पता नहीं चल पाता, बहुत ही माइक्रो में चेंज आते हैं। लेकिन अभी कोई बॉडी है जिसकी जो लाइट की स्पीड को मैचअप कर दे तो उसके मास में चेंज पता चल सकता है। यानी जितना ज्यादा स्पीड को बढ़ाओगे उतना ज्यादा मास बढ़ जाता है बॉडी का। तो मास डिपेंड करता है स्पीड पर, स्पीड बढ़ा दो किसी बॉडी की, उसके मास में चेंजेस आएंगे। ठीक है, जैसे यहां पर भी कोई बॉडी है, वो मान लो लाइट की स्पीड को मैचअप कर गई, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से भाग रही, नीचे लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो उसके मास में कुछ चेंज आएगा जब उसकी वेलोसिटी को बढ़ाते जाओगे, जब उसकी स्पीड को बढ़ा दोगे, तो इसमें होता है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज होता है वह ना तो वो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहने का मतलब कि चार्ज केवल हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 2 बॉडीज हैं, ठीक है, हमारे पास 2 बॉडीज हैं, एक हमारे पास एक बॉडी ये है जिसका नाम है हमने Q1 रखा, और एक बॉडी हमारे पास ये है जिसका नाम हमने Q2 रखा। ठीक है, 2 बॉडीज है हमारे पास। तो हमने कहा कि इस बॉडी में से इस बॉडी में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किया। ठीक है, इसका चार्ज हम इनिशियल मान लेते हैं, Q इनिशियल होगा कुछ। ठीक है, मान लो इसका चार्ज जो है QA है, इसका चार्ज हमने मान लिया QA है। ठीक है, इसका चार्ज हमने मान लिया QB है। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर हुआ पहले तो जो इनिशियल चार्ज था वो QA था, इस पे QB था। फिर जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं, ऐसे समझोगे, देखो जुम्ब जुम्ब जुम्ब, देखो मान लो ये इनिशियल चार्ज है, ठीक, ऐसे है, QA है और ये हमारा QB चार्ज है। ठीक है, जो हमारा जो शुरू में दोनों बॉडी पे चार्ज है वो QA है और QB है, यानी जो हमारा Q इनिशियल है, जो हमारा Q इनिशियल है वो क्या है, QA है प्लस QB, ये टोटल है इनिशियल चार्ज। फिर हमने कहा ऐसा करो, A बॉडी से B बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर कर दो इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो Q फाइनल होगा, अब वहां पर कुछ चेंज आएगा, जो Q फाइनल होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने के बाद A बॉडी से B बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने के बाद फाइनल चार्ज क्या बनेगा, इसका चार्ज बदल जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बाद। मान लो QA डैश हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बाद, ये इसका मान लो QB डैश हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बाद, तो Q फाइनल क्या हो जाएगा, QA डैश प्लस, दिख रहा है कि नहीं, QB डैश, QA डैश प्लस QB डैश हो जाएगा, यही तो होगा। जो Q फाइनल होगा वो क्या हो जाएगा, जो Q फाइनल होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा QA डैश प्लस QB डैश, यही बनेगा। तो इन्होंने कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो इनिशियल चार्ज होगा, जो इनिशियल चार्ज होगा Q इनिशियल, वो बराबर होगा
Q फाइनल के, जिसका मतलब क्या हुआ, QA प्लस QB बराबर होगा किसके, QA डैश प्लस QB डैश, यानी कि जो टोटल चार्ज है किसी आइसोलेटेड सिस्टम का, ये पूरा एक आइसोलेटेड सिस्टम मिलकर बनाएगा, जो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, वेयर इज द इनिशियल इक्वल टू द फाइनल। नोट करो, हो गया भाई, नोट हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, समझ में आई कि नहीं चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर देखते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज इनवेरिएंट होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लोगों ने देख लिया, हटा दें, हटा दे भाई, हटा दें, चलो। तो इस तरीके से हम लोगों ने चीजों को देखा, और हम लोगों ने ये भी एक चीज देख लिया था क्या, हाँ इलेक्ट्रिक चार्ज वाला पढ़े थे कि नहीं, समझ में आ गया था कि कैमरा हो नहीं कि नहीं, हाँ ऑन है। तो इसका मतलब क्या था कि जो हमारा चार्ज होता है वो मैटर की प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि कोई बॉडी किसी को रिपेल करेगी या अट्रैक्ट करेगी, कैसे रिपेल करेगा, कैसे अट्रैक्ट करेगा, तो वो चीजें होती हैं यहाँ पर। तो नोट कर लो भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर इस लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं, इसके बाद आएगा नेक्स्ट लेक्चर, जहां पर हम लोग चार्ज, वेज टू चार्ज अ बॉडी, किन किन तरीकों से बॉडी को हम लोग चार्ज कर सकते हैं वो चीजें देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम लोग बहुत ही चल रहा है।